क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कैसे फाइंड किया जाता है, बहुत आसान है। आपने ना इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, एक तो तरीका ये है, आप इधर से एक्स की वैल्यू निकालें और इसमें डाल दें, वाई की आ जाएगी, फिर वो वाई की वैल्यू इसमें डाल दें, आपके पास एक्स की आ जाएगी। ये पुराना तरीका है, ये हर कोई बच्चा कर सकता है। ठीक है, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो कितनी निकलेगी, +2y-1। आप x की जगह पे वो वैल्यू डाल दें 2y-1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, आपके पास y का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां से जो y की कीमत निकली है वो इसमें डाल दें, आपके पास x की कीमत आ जाएगी। तो ये आराम से बच्चा सवाल हल कर लेता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका भी करवाना है। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखें कैसे कर सकते हैं। जब भी वो आपको कहेगा ना फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप समझ लें कि आपने क्वेश्चन पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, कैसे लगाया जाता है, आप दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे, x के नीचे x वाली रकम, y के नीचे y वाली रकम, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली रकम। अब आप x के साथ वाली रकम लिखें 1, इधर x के साथ वाली रकम है 2, 1 2। अब आप y के साथ वाली रकम लिखें, वो है -2 -1। फिर आप कांस्टेंट वाली रकम लिखें, वो कितनी है, 1 और 2। ठीक है, अच्छा अब आपने बेटा क्या करना है, इसी तीनों रकमों को आपने दोबारा लिखना है, 1 2, इन्हीं तीनों को आपने दोबारा लिखना है, 1 2 -2 -1 1 और 2। ठीक है, ये तरीका आपने किया हुआ चैप्टर नंबर 5 में। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, पहली रकम और आखिरी रकम को आपने छोड़ देना। ठीक है, पहली और आखिरी को आपने, इनको मुंह नहीं लगाना, यहां से एरो लगाना शुरू करना है -2 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो टोटल हम देख रहे हैं हमारे पास 3 क्रॉस बने। ठीक है, पहली क्रॉस वाली वैल्यू को आप लिखेंगे x के नीचे, पहला वेरिएबल यहां x है, x के नीचे लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लगाकर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से y के नीचे आप लिखेंगे सेकंड वाला क्रॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 × 2, फिर माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 1। अच्छा, तीसरा, यहां पर पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, तीसरा वेरिएबल यहां कोई नहीं है, तो आप यहां पे लिखेंगे 1, तीसरे वाला क्रॉस आप 1 के नीचे लिखेंगे। लें जी, हमारे पास आंसर आ गया जी -4 + 1 y/2 -2 1/-1 + 4। तो ये x के नीचे आ गया -3, y के नीचे आ गया 0 और 1 के नीचे आ गया 3। अब आपने क्या करना है जी, x वाली रकम को आपने पहले इस रकम के बराबर करना है और फिर y वाली रकम को इस रकम के बराबर करना है, आपके पास x और y की कीमत आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालने। -3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, -1 बचेगा, 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 0 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ऐसे आंसर आपने लिख के आना है पॉइंट की शक्ल में, छोटी ब्रैकेट की शक्ल में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कैसे निकालना है देख लें, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाया जाता है, पहले आप x के साथ वाली रकम लिखें, फिर y के साथ वाली रकम लिखें, फिर कांस्टेंट वाली रकम लिखें, फिर इन तीनों को रिपीट कर लें। पहले और आखिरी को आपने मुंह नहीं लगाना, मुंह यहां से लगाना शुरू करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाकर। ये टोटल 3 क्रॉस हमारे पास बने हैं। पहला क्रॉस लिखेंगे हम x के नीचे, दूसरा क्रॉस हम लिखेंगे y के नीचे, तीसरा क्रॉस हम लिखेंगे 1 के नीचे। इनको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें। हाँ जी, ठीक है, इसके जो 2 पार्ट है फिर वो आपने खुद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2, मुझे भी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा फाइंड द कंडीशन दैट दीज थ्री लाइंस आर कंकरेंट। लाइंस कंकरेंट होने का क्या मतलब है उसको हम समझते हैं। लाइनों का कंकरेंट होने का मतलब ये है कि अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे टच हो तो हम कहते हैं कि लाइनें कंकरेंट है। या हम ये कहेंगे कि तीन लाइन जो हैं एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, मीट एट अ पॉइंट। ये तीनों लाइनें, यानी पेपर में सवाल दो तरीके से आ सकता है कि लाइनें बताएं कि कंकरेंट कब होती हैं, और दूसरा वो ये पूछ सकता है कि लाइंस कब, तीन लाइनें जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आके मिले, ये कब होता है। यानी कि वो कहता है लाइंस मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट कहेगा तो उसका मतलब भी कंकरेंट है, और कंकरेंट कहेगा तो उसका मतलब भी कंकरेंट है। कंकरेंट को मैथमेटिकली कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं। उसने कहा लाइंस आर कंकरेंट, तो फाइंड द कंडीशन। कंडीशन बताएं कि क्या होगी जिस टाइम लाइनें कंकरेंट हो। कंकरेंट अगर लाइंस हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपने इक्वेशंस को इक्वल टू जीरो बनाना है। ये y प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका भी y प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इक्वल टू आप जीरो बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने सवाल को चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, x के साथ वाली रकम लिखें, y के साथ वाली रकम लिखें, क्या है -1 -1 -1। कांस्टेंट वाली रकम लिखें C1 C2 C3। पहला वेरिएबल लिखे जी क्या है x, दूसरा वेरिएबल लिखे y, तीसरा वेरिएबल है 1। 0 0 0। लाइनें अगर कंकरेंट है तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइनें आकर एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगी। और कंकरेंट को जब भी मैथमेटिकली आपने साबित करना हो, सबसे पहले इक्वेशन को इक्वल टू जीरो बनाना है। उसके बाद आपने इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखी जाती है, पहले x के साथ वाली रकम लिखे, फिर y के साथ वाली रकम लिखे, फिर कांस्टेंट वाली रकम लिखे। पहले कौन सा वेरिएबल था x, बाद में कौन सा वेरिएबल था y, उसके बाद कौन सा वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर 1 लिखेंगे। इक्वल टू फिर किसके है 0 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अगर लाइंस कंकरेंट है इसका मतलब इसकी जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 0 है। अगर लाइंस कंकरेंट हैं तो इसका मतलब होता है बाय गिवन कंडीशन कि ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। ये कंकरेंट का मतलब होता है बाय गिवन कंडीशन, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के। उसने कहा लाइंस आर कंकरेंट, लाइनें कंकरेंट है। कंकरेंट होने का मतलब ये है कि कांस्टेंट की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। उसने कहा फाइंड द कंडीशन। कंडीशन बताएं सूरत हाल क्या होगी उस वक्त। अब हम सूरत हाल का जायजा लेते हैं। उसके लिए हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करें, एक्सपैंडिंग बाय R1। कैसे एक्सपेंशन की जाती है, पहला नंबर वैसे ही, बीच वाले की अलामत चेंज, तीसरा नंबर वैसे ही। फर्स्ट ईयर में आपने 3.3 में पढ़ा हुआ है। M1 वाली रो भी गई, M1 वाला कॉलम भी गया। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता तो वो 3.3 फर्स्ट ईयर वाला जो है ना लेक्चर खोल के देख ले, उसे समझ आ जाएगी। 3.3 फर्स्ट ईयर। M2 क्वेश्चन नंबर 1 में तरीकेकार बताया गया। चलें इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जी -C3 प्लस C2। इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई M2C3 माइनस M3C2 प्लस C1 इंटू माइनस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू 0। M1 मल्टीप्लाई और M1 को मल्टीप्लाई करते माइनस M1C3 प्लस M1C2 M2C3 माइनस
M2C1 प्लस C1M3। अब आपने क्या करना है जी, जितनी भी नेगेटिव वाली जो रकमें हैं इनको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये तीनों रकमें प्लस हो जाएंगी। नेगेटिव वाली रकमों को उस तरफ ले जाएं, नेगेटिव वाली M1C3 प्लस M3C2 प्लस C1M2, ये कंडीशन दूसरा कहा था बताया। अच्छा बेटा ये ना, इसके बाद है सवाल नंबर है 5। अब इसमें उसने कहा कि these three find value of P such that these three line meet at a point। meet at a point कहते हैं या concurrent कहते हैं, एक ही बात होती है। आपने इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाना होता है। देखिए इक्वेशन ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इसको लिख लेता हूं, पहले x के साथ वाली रकम 2 3 3, फिर y के साथ वाली रकम -3 -1 3, फिर बगैर कांस्टेंट वाली रकमें, पहला वेरिएबल है x, दूसरा है y, तीसरा है 1 इक्वल टू 0 0 0। कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स कंकरेंट में 0 होती है, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो जरा सॉल्व करेंगे, 2 इंटू देखिए 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, यहाँ पे कितना बचा -40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +5p। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हम कई बार करके आ चुके हैं। डिटर्मिनेंट +3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 या 24 जमा 5 दिए 15, फिर +1 इंटू सर जी -1 है सर ऊपर p के ऊपर यहाँ पे -1 है, यहाँ -3 के सेकंड में यहाँ। अच्छा यहाँ पे -1 है, ठीक है ओके। फिर यहाँ से गलती हो गई -8, ठीक है। अब फिर उसके बाद 3 वाले में कोई गलती नहीं। अच्छा 3p शुक्र है पहले बता दिया +3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें -16 प्लस 10p प्लस 24 जमा 15 हो गया 39, 39 दिया 117 प्लस 3p प्लस 3। चलिए जिसको अब आपके पास क्या आता है 3p प्लस 3। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई वैल्यू में कोई गलती तो नहीं हुई। 2 -3 प्लस 1, देखें वैल्यू मैंने ठीक लिखी है। नो सर -1 है सबसे स्टार्ट में। ए इधर यस सर यहाँ पे -1 लिखा, इसी वजह से फिर आपके भी गलती आई होगी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको ठीक कर लेते हैं, कोई इसकी तरह फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबकी लाभ चेंज हो जाएंगी। अच्छा इसमें से 117 में से 10p में से 3p गया तो ये बचा जी 7p। 10p में से 3p गया तो 117 में से 16 गया तो 101। 101 में से 3 जाएगा तो 98। 98 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस का 14 बचा। ये p की वैल्यू है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा चेक लाइंस, ये 3 लाइंस हैं आर कंकरेंट। सबसे पहले चेक करें कि ये कंकरेंट हैं या नहीं। लाइनें कंकरेंट कब होती हैं? जब उनकी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 0 के इक्वल, यानी कि हमने इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है पहले, फिर इसकी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेंगे। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि लाइनें जो है वो कंकरेंट है। उसने कहा इफ सो, अगर लाइंस कंकरेंट है तो ये आगे वाला आपने पॉइंट हल करना है। अगर लाइनें कंकरेंट हुई तो, यानी अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया तो आपने इसे आगे सॉल्व करना है। अब इफ सो, अगर लाइनें कंकरेंट हैं तो फाइंड द पॉइंट।
तो वो पॉइंट बताएं जहां पे ये तीनों लाइनें आगे मिलती हैं। ठीक है, ये भी मैं बताता हूं मैं कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम ये चेक करते हैं कि ये कंकरेंट है या नहीं। इसके लिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म में डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसको। आपने पहले इक्वेशंस लिखनी है फिर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 4 3 1। फिर उसके बाद पहला वेरिएबल है जी x, फिर वेरिएबल है y, फिर कोई वेरिएबल है 1 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है जी। अगर ये कंकरेंट है, अब कंकरेंट चेक करना है तो इसके लिए हमें इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। डिटरमिनेंट लेते हैं जी, और इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए। अब अक्सर बच्चे ये इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं, यहीं पे 0 लिख लेते हैं। गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका अगर आपने यहाँ पे 0 लिख लिया। क्यों? इस सवाल में हमने चेक करना है कि कंकरेंट आएगा या, उसने कहा चेक द लाइंस आर कंकरेंट, चेक करें कि लाइनें कंकरेंट हैं या नहीं। पिछले सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है? उसने कहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p, p की कीमत निकालें such that lines are meet at a point। यहाँ पे मैंने वो lines are नहीं लिखा, वो में लिखा हुआ है lines are meet at a point। यहाँ पर वो बता रहा था कि ये लाइनें एक पॉइंट पे मिलती हैं, यानी कंकरेंट चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि कंकरेंट चेक करें। जिस क्वेश्चन में वो कहेगा कि कंकरेंट चेक करें, उस सवाल में आपने शुरू में इक्वल टू 0 नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे कंकरेंट चेक करने का नहीं कहा, यहाँ पर उसने क्या कहा है कि क्या निकालें, p की वैल्यू निकालें। तो इसलिए यहाँ पर आप शुरू में इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। जिसमें वो चेक करने का कहेगा वहां पे आपने शुरू में इक्वल टू 0 नहीं करना, ये डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करें। 4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, फिर प्लस 3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 6, माइनस 8 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 4। कितना आंसर आता है? 8 में से 6 गया तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 6 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0, माइनस 4 में से 3 गया तो 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल, आंसर आ गया जी सी। तो साबित हो गया लाइंस आर कंकरेंट। ये सवाल जी बेटा, लाइंस आर कंकरेंट। इक्वल लगाएंगे ये जो आपने यहाँ पे इक्वल लगेगा, ऊपर वाले में। इसमें नहीं, इधर ही ऊपर जिसमें ये जो सेकंड वाला है ये वाला, हाँ। नहीं इसमें नहीं, इधर 0 लगेगा। जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके साइड में 0 नहीं आता, इक्वल नहीं आता। जब आप अगला स्टेप करने लगते हैं फिर आप इक्वल लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा। लाइनें कंकरेंट हो गई हैं। उसने कहा इफ सो, अगर कंकरेंट हो जाए तो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। तो वो पॉइंट निकालने जहां पे ये तीनों लाइनें आगे मिलती है। हमें 2 लाइनों का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है, लेकिन यहाँ पर 3 लाइंस हैं, तो 3 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? हमने 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पर 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? हाँ नहीं, अगर 3 लाइंस हों, देखेंगे ये तीनों लाइनें मिल तो एक ही पॉइंट पे रही हैं। कैसे पता चला एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं? क्योंकि ये कंकरेंट है, क्योंकि ये कंकरेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे आगे मिलेंगी। इसका मतलब जहां पे 2 लाइनें आगे मिलेंगी वहीं से तीसरी भी गुजरेगी। इसका मतलब कोई सी 2 का आप पता लगा लें कि 2 लाइनें कहाँ आगे मिलती हैं, तो वही पॉइंट तीसरी वाली का भी होगा। तो बस 2 को ही करें आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे 2 लाइनें आगे मिलती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा हुआ है। मैं इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने लगा हूं, पहली और दूसरी को।
सॉल्विंग 1 and 2। अब आप लोगों से यही सुनना था। चलिए देखें, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से। पहले हम x के साथ वाली रकम लिखते हैं 4 3, फिर y के साथ वाली रकम -3 और -4, फिर कांस्टेंट वाली रकम -8 और -6। इन तीनों को दोबारा लिख लें। ये तरीकेकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये कब लगाया जाता है तरीकेकार? जब हमने वो पॉइंट फाइंड करना हो जहां पे दो लाइनें आके मिलती हैं। अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो फिर ये तरीकेकार लगाया जाता है। ठीक है, चलें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये लिखा जाएगा x के नीचे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 3 18, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 4 32, y ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 3 24, प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, माइनस का 24 बनना था, माइनस बीच में आता है। तीसरा नंबर 1 के नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई -16 प्लस 9, तो मेरे पास आंसर आता है जी x ओवर -16, y ओवर 0, 1 ओवर माइनस। सर ये 18 होता है, 3 6 3 6 18। ठीक है, यहाँ पे फिर 14 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7। अब आपने क्या करना है, x वाली को एक दफा इसके इक्वल, फिर y वाली को एक दफा इसके इक्वल, 1 वाली के इक्वल, -14 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 2 बचा, 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। ये मेरे पास पॉइंट आ गया। इस शक्ल में आपने लिख के आना है x और y की शक्ल में, पहले x की कीमत फिर y की कीमत, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बस आपने किसी भी दो लाइनों का निकाल लेना, तो वो तीसरी का भी वही होगा। ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं ना क्वेश्चन बोल देता हूँ, इतना लंबा, इतनी लंबी स्टेटमेंट है, कैसे लिखूँ। क्वेश्चन नंबर है 16 का पहला पार्ट, एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये आपको इक्वेशंस की शक्ल में दिया हुआ है सवाल, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता है, जैसे अभी भी लिख के दिखाया, पहले x के साथ वाले नंबर, फिर y के साथ वाले, फिर कांस्टेंट वाले नंबर, फिर एंड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद क्या करें। एक नंबर आपका यहाँ तक हो गया जब आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। एंड फाइंड इन ईच केस वेदर द लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। चेक करें कि लाइनें कंकरेंट हैं या नहीं। तो लाइनें कंकरेंट चेक कैसे की जाती है, वो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स को हम क्या डिटरमिनेंट लेंगे। अगर 0 आ गया तो कह देंगे कंकरेंट है, अगर 0 ना आया तो ये हमारी कोई पुप्पी का लड़का तो है नहीं कि हम ये से कंकरेंट ही करना, हम कह देंगे ये कंकरेंट नहीं। चलें जी, अब हम यही करते हैं जी, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं 1 2 1 3 -1 -11। कई बच्चे जबरदस्ती लगे होते हैं कि बस किसी तरीके से कंकरेंट हो जाए। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया चेंज, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपने कंकरेंट चेक करना, उसके लिए इसका डिटरमिनेंट ले लें, वो इक्वल आएगा 0। डिटरमिनेंट ले लें 1 इंटू -14 प्लस 44 -3 इंटू 14 28 नफी 4 नफी 2 इंटू माइनस का 22 जमा 1, तो ये मेरे पास आ गया जी 44 में से 14 गए तो 30, माइनस 28 में से 4 गए तो 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है जी 72, और माइनस 21 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 42, प्लस माइनस करो तो आंसर आता है 0। तो इसका मतलब डी आर कंकरेंट, 0 आंसर आ गया। 0 आ जाए तो कह देना कंकरेंट है, वरना उसने कोई आपकी कोई जो है ना सिर्फ बंदूक नहीं रखी हुई। अगर जब 0 ना आए तो आपने कहना कि कंकरेंट नहीं। ठीक है जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने। अगला सवाल, सवाल नंबर 17।
No, sir. ठीक है जी, ओके, इसको जरा काटते हैं। उसने कहा फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। जो आपको ये शक्ल दी हुई है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है, आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने, इससे इक्वेशंस निकाल के दें। पहले क्या था, उसने इक्वेशन दी हुई थी, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना था। अब उल्टा काम है, अब उसने मैट्रिक्स फॉर्म दी है और इक्वेशंस निकाल लिए हमने। नंबर 1 पहला काम तो ये हमने इक्वेशन निकाल ली है। उसके बाद चेक वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम आर कंकरेंट। चेक करें कि लाइनें क्या हैं, कंकरेंट। दूसरा काम हमने ये भी चेक करना है कि ये कंकरेंट है या नहीं। चलिए पहले नंबर पे इक्वेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए आप ये करेंगे, जो पहला नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, प्लस जो दूसरा नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे y से, 0y, प्लस तीसरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 इंटू 1 होता है -1 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तैयार हो गई। पहले नंबर को किसके साथ लगाएंगे, x के साथ। ऐसे करके मैं 1 लिखूंगा, अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अपन लिखते हैं। 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। वैसे तो लिखना तो इसे भी नहीं चाहिए था स्टूडेंट, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। पहला नंबर आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। दूसरा नंबर किसके साथ, तीसरा नंबर किसके साथ। इसी तरीके से अगली इक्वेशन बनानी है। पहला नंबर x के साथ, दूसरा नंबर y के साथ, 0, तीसरा नंबर 1 के साथ, +1 इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन लिखेंगे 0x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म तैयार और इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने चेक करना है कि लाइनें कंकरेंट है या नहीं। उसके लिए इसका डिटरमिनेंट लेंगे। इसका डिटरमिनेंट लेंगे, आपके पास आंसर आएगा, मेरा ख्याल है -2 आएगा। देख लेते हैं। दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, दूसरा कॉलम, तो -1 माइनस प्लस -3 आंसर आएगा। दे आर नॉट कंकरेंट, ये कंकरेंट नहीं है। सॉल्व कर लेना आप लोग।